द्वादशी वाणिज्य के अर्थशास्त्र विषय की कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मांग में परिवर्तन व मांग में विवर्तन, इन दोनों विषयों में अपन ने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। इस पाठ के अंतिम बिंदु यानी मांग का नियम, इस नियम पर इस पूरे वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। विद्यार्थी मित्रों, जैसा कि आपको विदित है कि वस्तु की मांग व उसके मूल्य में उल्टा संबंध होता है। अगर मूल्य बढ़ता है तो मांग घटती है, मूल्य घटता है तो मांग बढ़ती है। इस छोटे से वाक्य में इस पूरे नियम का सार निहित है। अंतिम लक्ष्य अर्थशास्त्रीय अध्ययनों का यह होता है कि उपभोक्ता को सर्वोत्तम संतुष्टि का स्तर प्राप्त हो सके, यानी कम मूल्य पर उपभोक्ता को ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि प्राप्त हो। उसके अध्ययन के लिए अर्थशास्त्र के विभिन्न नियम बनाए गए हैं, जिनमें से एक नियम है मांग का नियम। यहां हम किसी भी वस्तु की कुल उपयोगिता में आए हुए परिवर्तन को मापने के लिए सीमंत उपयोगिता के नियम का उपयोग करते हैं, और यह सीमंत उपयोगिता का नियम मांग के नियम को, उसके अध्ययन को करने के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि येन केन प्रकारेण हमें उपभोक्ता को सर्वोत्तम संतुष्टि का स्तर देना है। उस स्तर को अध्ययन करने के लिए हम इन नियमों को समझते हैं। तो मांग का नियम यह कहता है कि उपभोक्ता किसी भी वस्तु को उस समय तक उपयोग करेगा जब तक उस वस्तु की सीमंत उपयोगिता उसके मूल्य के बराबर नहीं है। यानी किसी भी वस्तु को तब तक उपयोग किया जाएगा जब तक उसकी कीमत वसूल ना हो जाए। सरल भाषा में उसे कीमत वसूल करना कह सकते हैं। अर्थशास्त्रीय भाषा में उसे संतुष्टि का स्तर कहते हैं। वह संतुष्टि का स्तर जो इक्विलिब्रियम लेवल के नाम से भी कहा जाता है, वो इक्विलिब्रियम लेवल वहां प्राप्त होता है जहां किसी भी वस्तु की सीमंत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी, उस वस्तु के मूल्य यानी उस वस्तु की प्राइस के बराबर नहीं आ जाती। मित्रों, अर्थशास्त्रीय गणनाएं उपभोक्ता को कम आय के साधनों में बाजार में अन्य परिस्थितियों के सामान्य रहने पर उपलब्ध वस्तु के उपयोग से उच्चतम संतुष्टि स्तर प्राप्त करने को अध्ययन करवाती है। मांग के नियम में हम देख रहे हैं उपभोक्ता किसी भी वस्तु का तब तक उपयोग करता है जब तक की सीमंत उपयोगिता, यानी अगर मैं पानी पी रहा हूं तो हर एक घूंट पानी का पीने से मुझे कुछ संतुष्टि मिल रही है। जब वह संतुष्टि उस वस्तु के मूल्य के बराबर आ जाए, यथाविधित पानी का कोई मूल्य नहीं होता है, लेकिन उपभोक्ता की डिमांड जो है, उपभोक्ता की जो मांग है, वो कई वस्तुओं की मांग करता है। वह खाद्य पदार्थों की भी मांग करता है, वह ट्रांसपोर्टेशन के साधन की भी मांग करता है। तो इन मांगों के अध्ययन में हम उस स्तर को देखते हैं जहां वस्तु का मूल्य यानी किसी भी कार्य को करने के लिए दिया गया मूल्य उस वस्तु से प्राप्त या उस कार्य से प्राप्त संतुष्टि के स्तर के बराबर आ जाए। संतुष्टि का स्तर कुल संतुष्टि नहीं, सीमंत संतुष्टि, यानी हर एक उसकी इकाई का उपयोग करने पर जो संतुष्टि के स्तर में बदलाव होता है वो है मार्जिनल यूटिलिटी या सीमंत उपयोगिता। जब वह सीमंत उपयोगिता उस वस्तु के मूल्य के बराबर आ जाती है तो उसे इक्विलिब्रियम लेवल कहा जाता है या संतुष्टि का स्तर कहा जाता है। उस संतुष्टि के स्तर को प्राप्त करने के लिए या उसकी गणना करने के लिए मांग के नियम का ज्ञात होना या उसका ज्ञान होना। मांग के नियम के अंतर्गत हमने
इस चीज को स्पष्ट रूप से समझ लिया है कि उपभोक्ता किसी भी इकाई वस्तु की इकाइयों का तब तक उपयोग करता है जब तक उसकी संतुष्टि यानी प्रति इकाई की संतुष्टि मार्जिनल यूटिलिटी का स्तर उस वस्तु के मूल्य के बराबर ना आ जाए। इस नियम की व्युत्पत्ति इन्हीं कारकों से होती है, जहां पहला कारक है वस्तु की कीमत व उसकी सीमंत उपयोगिता के मध्य संबंध। मांग के नियम की व्युत्पत्ति जो है वह दो कारकों के माध्यम से बताई गई है, जिनमें पहला कारक है किसी भी वस्तु की कीमत का उसके प्रति इकाई प्राप्त होने वाले संतुष्टि के स्तर के साथ अध्ययन। इस अध्ययन में दो परिस्थितियां होती हैं। पहली परिस्थिति वह जहां उपभोक्ता को मूल्य कम होने के कारण, किसी भी वस्तु के मूल्य कम होने के कारण उस वस्तु के मूल्य से ज्यादा उपयोगिता प्राप्त होती है। बाजार में पेट्रोल की कीमत 90 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिलता है। 90 रुपए प्रति लीटर में अगर कोई गाड़ी 1 लीटर में 20 किलोमीटर का एवरेज देती है तो प्राप्त संतुष्टि का स्तर हुआ 90 रुपए और 20 किलोमीटर। 90 रुपए में 20 किलोमीटर एक गाड़ी चलती है। ये मूल्य अगर घट के 50 रुपए हो जाए, अगर पेट्रोल का मूल्य 90 से घट के 50 रुपए प्रति लीटर हो जाए, तब भी उससे मिलने वाली संतुष्टि का स्तर समान ही रहेगा, जो है 20 किलोमीटर। यानी जब पेट्रोल 90 रुपए प्रति लीटर मिलता है तब भी गाड़ी 20 किलोमीटर चलती है, जब 50 रुपए प्रति लीटर मिलता है तब भी गाड़ी 20 किलोमीटर ही चलती है। यहां इस उदाहरण में P है पेट्रोल का मूल्य, P है पेट्रोल का मूल्य और उसकी सीमंत उपयोगिता है प्रति लीटर पेट्रोल में गाड़ी द्वारा दी जाने वाली एवरेज, जो कि 20 किलोमीटर है। अर्थात 1 लीटर में कोई गाड़ी 20 किलोमीटर चलती है तो 1 लीटर पेट्रोल की सीमंत उपयोगिता 20 मानी जाएगी। हो सकता है उपभोक्ता अपनी गाड़ी में 1 लीटर तेल नहीं डलवाएगा, वह अपनी गाड़ी में 15 लीटर या 20 लीटर तेल डलवाएगा। 20 लीटर तेल में कितनी एवरेज करती है गाड़ी, वह उसकी कुल उपयोगिता होगी। लेकिन यहां इस उदाहरण में हम कुल उपयोगिता में पड़ने वाले प्रभाव यानी सीमंत उपयोगिता पर चर्चा कर रहे हैं। तो यहां हम देखते हैं कि पेट्रोल की कीमत के दो विभिन्न स्तरों पर संतुष्टि का स्तर सामान्य है। अगर तेल 90 रुपए प्रति लीटर मिलता है, गाड़ी 20 किलोमीटर चलेगी। वही तेल 50 रुपए प्रति लीटर मिलता है, तब भी गाड़ी 20 किलोमीटर ही चलेगी। लेकिन यहां दोनों स्तरों पर मूल्य में परिवर्तन हो रहा है। इसे इस उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है कि जब किसी वस्तु का मूल्य घटता है, उसकी सीमंत उपयोगिता उस मूल्य से ज्यादा हो जाती है। जब किसी भी वस्तु का मूल्य घटता है, उस वस्तु की सीमंत उपयोगिता पहले वाले मूल्य से ज्यादा हो जाएगी। लेकिन वही उस वस्तु का मूल्य अगर बढ़ता है तो वह सीमंत उपयोगिता पुनः उस वस्तु के मूल्य से कम हो जाएगी। यहां सीमंत उपयोगिता 20 किलोमीटर को भी मान सकते हैं या 20 किलोमीटर चलने से प्राप्त हुए संतुष्टि के स्तर को मान सकते हैं। आप यह समझ लीजिए कि अभी 20 किलोमीटर चलने के लिए हमें 90 रुपए देने पड़ रहे हैं, लेकिन यही 20 किलोमीटर गाड़ी चलाने के लिए हमें 50 रुपए ही देने पड़े तो हमारे संतुष्टि के स्तर में बढ़ोतरी होगी। उस बढ़ी हुई बढ़ोतरी को सीमंत उपयोगिता के इस अध्ययन से जाना जा सकता है, जहां मूल्य बढ़ने पर
सीमंत उपयोगिता घटती है, मूल्य घटने पर सीमंत उपयोगिता बढ़ती है। यह इस मांग की व्युत्पत्ति का पहला आयाम है, जिसमें सीमंत उपयोगिता को वस्तु के मूल्य से तुलना किया जाता है और संतुष्टि का स्तर वहां है जहां यह सीमंत उपयोगिता उस वस्तु के मूल्य के बराबर आ जाए। यानी अगर मूल्य बढ़ता है तो उपभोक्ता अपनी सीमंत उपयोगिता को घटाएगा, यानी अपनी मांग को घटाएगा, अपनी मांग को घटा के सीमंत उपयोगिता को उसके मूल्य के बराबर लाने का प्रयास करेगा। आप इसे पुनः इसी पेट्रोल के उदाहरण से ही समझ सकते हैं कि अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई है तो सीमंत उपयोगिता को उस मूल्य के बराबर लाने के लिए आप देखेंगे कि बाजार में ज्यादा एवरेज देने वाली गाड़ियों का चलन बढ़ रहा है, जिससे कि उसी मूल्य के स्तर पर इसको संतुष्टि के स्तर को या गाड़ियों के द्वारा दी जाने वाली प्रति लीटर एवरेज को बढ़ाया जा सके। ये केन प्रकार इन तुलनात्मक अध्ययनों का अंतिम उद्देश्य है उपभोक्ता को उसके द्वारा दिए गए मूल्य के बराबर संतुष्टि मिल जाए। अगर पेट्रोल का मूल्य बढ़ता है तो बाजार में ज्यादा एवरेज देने वाली गाड़ियों का चलन बढ़ जाएगा, जो गाड़ियां तेल ज्यादा खाती हैं उन्हें कम चलाया जाएगा। लेकिन अगर यही बाजार में पेट्रोल की कीमत 90 से घट के 50 हो जाती है तो हर प्रकार पेट्रोल से चलने वाली, पेट्रोल के ईंधन से चलने वाली गाड़ियों की संख्या भी हम देखेंगे बढ़ जाएगी। वह संख्या इसलिए बढ़ेगी क्योंकि अब वो लोग भी गाड़ी चला सकते हैं जो कि इस स्तर पर नहीं चला सकते थे। तो जब किसी भी वस्तु का मूल्य घटता है उसकी सीमंत उपयोगिता उपभोक्ता तब तक बढ़ाता है जब तक वह सीमंत उपयोगिता उसके मूल्य के बराबर ना आ जाए। और जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो वस्तु की मांग को भी उपभोक्ता घटाएगा, उस स्तर तक घटाएगा जिस स्तर तक उस वस्तु के उस मूल्य की दी हुई सीमंत उपयोगिता उस मूल्य के बराबर नहीं आ जाती। आशा है आपको यह उदाहरण जो मैंने पेट्रोल का उदाहरण दिया था उससे यह नियम आपको काफी हद तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसका दूसरा आयाम है समसीमंत उपयोगिता का नियम। मित्रों, समसीमंत उपयोगिता का नियम वहां लागू होता है जहां किसी भी वस्तु की प्रतिस्थापित वस्तु यानी उसी के जैसी दिखने वाली उसकी सब्स्टिट्यूट बाजार में उपलब्ध हो। हमने देखा होगा कि खेलते समय जब खिलाड़ी कोई चोटिल हो जाता है तो उस खिलाड़ी की जगह उसका सब्स्टिट्यूट भागता है। उसी तरह किसी भी वस्तु की सब्स्टिट्यूट वस्तु का बाजार में उपलब्ध होना उस वस्तु की मांग में बदलाव का कारक होता है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था। यहां समसीमंत उपयोगिता का नियम यह कहता है कि उपभोक्ता अपने विवेक से उस स्तर को प्राप्त करेगा जहां x और y इन दोनों सब्स्टिट्यूट या एक ही जैसी प्रतिस्थापित वस्तुओं से वह अपने लिमिटेड इनकम सोर्सेस के माध्यम से, अपने कम आय के स्रोतों के माध्यम से भी संतुष्टि का उच्चतम स्तर प्राप्त कर सके। यहां हम देख रहे हैं mu of x upon price of x is equal to mu of y is equal to price of y। mu का मतलब सीमंत उपयोगिता, x है उस वस्तु का नाम, उसको भाग लगाएंगे प्राइस किसकी, x की, यानी x का मूल्य, और यह बराबर किसके होना चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y, यानी y उत्पाद की, y प्रोडक्ट की समसीमंत उपयोगिता जिसके नीचे है प्राइस ऑफ y। इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हम जानते हैं कि बाजार में एक वस्तु है पेट्रोल और उसकी ही प्रतिस्थापित वस्तु है डीजल। तो अगर पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी होती है तो चलन किस चीज का बढ़ेगा, डीजल की गाड़ियों का चलन बढ़ जाएगा, क्योंकि डीजल पेट्रोल का एक सब्स्टिट्यूट है लेकिन कीमत उसकी पेट्रोल से कम है। समसीमंत उपयोगिता का नियम हमें
बाजार में उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं को इस तरह से खरीदने में सहायता कर सकता है कि हमारे कम आय कमाने के बावजूद भी उन उपलब्ध वस्तुओं में से हमें संतुष्टि का सर्वोत्तम स्तर प्राप्त हो सके। यहाँ इस उदाहरण में हमें एक ही वस्तु के मूल्य पर चर्चा करनी थी, लेकिन यहाँ इस उदाहरण में अंतर यह है कि सीमंत उपयोगिता की जगह सम सीमंत उपयोगिता का नियम लागू होता है, क्योंकि बाजार में एक ही वस्तु की कई अन्य सहायक वस्तुएं भी है जो उसकी मांग में परिवर्तन का कारक बनती है। यहाँ हम देखते हैं कि एक सीमित आय में अन्य बातें समान रहने पर कोई भी उपभोक्ता अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो डीजल का उपयोग बढ़ा देगा। अगर किसी उपभोक्ता के पास दोनों प्रकार के वाहन हैं, पेट्रोल से चलने वाला वाहन भी है और डीजल से चलने वाला वाहन भी है, तो पेट्रोल के अगर मूल्य में बढ़ोतरी होती है तो उपभोक्ता अपने डीजल से चलने वाले वाहन को ज्यादा उपयोग करेगा, क्योंकि वहां उसे कम पैसे में ज्यादा संतुष्टि मिल रही है। लेकिन अगर यही पेट्रोल की कीमत घट जाए, डीजल के बराबर आ जाए या उससे थोड़ी ऊपर भी चली जाए, तो इसका सीधा सीधा प्रभाव डीजल से चलने वाले वाहन पर पड़ेगा कि क्योंकि वह प्रदूषण ज्यादा करता है तो डीजल के वाहन को छोड़कर उपभोक्ता अपना पेट्रोल का ही वाहन चलाएगा, क्योंकि उसी मूल्य पर उसको पेट्रोल भी मिल रहा है। सम सीमंत उपयोगिता का नियम वहां लागू होता है जहां हमें एक से ज्यादा उपयोग किए जाने वाली वस्तुओं पर चर्चा करनी हो या एक दूसरे की पूरक सब्स्टिट्यूट वस्तुओं पर चर्चा करनी हो। तो जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है उपभोक्ता डीजल के उपयोग को बढ़ाएगा, लेकिन जब पेट्रोल की कीमत घटती है तो पुनः उपभोक्ता पेट्रोल ही उपयोग करेगा। उसका अंतिम उद्देश्य है किसी तरह पेट्रोल या डीजल से प्राप्त होने वाली संतुष्टि को उसके मूल्य के यानी उसके प्राइस के बराबर रखना। दो विभिन्न वस्तुओं में से एक का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किस तरह किया जाता है यह हमें अर्थशास्त्र समझाता है। तो मित्रों, इस तरह मांग के नियम के अंतर्गत हम सारांश रूप में यह कह सकते हैं कि उपलब्ध आय के साधनों को देखते हुए बाजार में वस्तुओं को उपभोक्ता कुछ इस तरीके से खरीदता है कि उन वस्तुओं से प्राप्त सीमंत उपयोगिता यानी संतुष्टि का स्तर उन वस्तुओं के लिए दिए गए मूल्य के बराबर हो जाए। जिस स्तर पर वह मूल्य जिस स्तर पर उनके संतुष्टि का स्तर उस मूल्य के बराबर होता है वह उस स्तर को इक्विलिब्रियम लेवल यानी संतुष्टि के स्तर के नाम से कहा जाता है, जहां किसी भी वस्तु की प्राप्त उपयोगिता उसके मूल्य के बराबर हो जाती है। लेकिन जब बाजार में एक से अधिक प्रतिस्थापित वस्तुओं का होना हो तब सम सीमंत उपयोगिता का नियम लागू होता है, जो उपभोक्ता को यह समझाने में सहायता करता है कि दो विभिन्न वस्तुओं को कम आय में किस तरह खरीदा जाए ताकि संतुष्टि का स्तर अधिक से अधिक मिले। मित्रों, इस पाठ का अंतिम विषय है मांग का नियम लागू होने के कारण व मांग के नियम के अपवाद। कारणों में सबसे पहला कारण है ह्रासमान सीमंत उपयोगिता का नियम। हम जानते हैं कि अगर कोई प्यासा व्यक्ति पानी पिएगा तो पानी पीने से उसे उच्चतम संतुष्टि का स्तर प्राप्त होगा, क्योंकि वह प्यासा है। अगर कोई व्यक्ति प्यासा है और वह पानी पी रहा है तो पानी के पहले घूंट में जो संतुष्टि का स्तर प्राप्त होगा, क्या उतनी ही संतुष्टि उसे दूसरी गिलास में प्राप्त होगी? कुछ कम प्राप्त होगी। क्या उतनी ही संतुष्टि उसको तीसरी गिलास पीने में प्राप्त होगी? कुछ और कम प्राप्त होगी। और एक बिंदु ऐसा आएगा जहां उस व्यक्ति की जो प्यास है वह अपनी प्यास से तृप्त हो जाएगा, उसकी संतुष्टि शून्य हो जाएगी। यह नियम है ह्रासमान सीमंत उपयोगिता का नियम, जो यह कहता है कि किसी भी वस्तु की उपयोगिता होने के समय जैसे जैसे उपभोक्ता उस वस्तु की एक एक इकाई के उपयोग को बढ़ाता जाता है, उस वस्तु की सीमंत उपयोगिता एक स्तर पर अपने उच्चतम स्तर पर जाती है और उसके बाद धीरे धीरे घटते हुए वह सीमंत उपयोगिता पुनः शून्य पर आ जाती है। ह्रासमान सीमंत उपयोगिता होने के कारण से ही मांग का नियम लागू होता है। मांग का नियम ह्रासमान सीमंत उपयोगिता और मांग के नियम का संबंध यह है
तो उपभोक्ता, क्योंकि ह्रासमान संतुष्टि का नियम लागू होता है, क्योंकि उपभोक्ता की संतुष्टि हर स्तर पर गिरी है। उपभोक्ता किसी भी इकाई को तब तक मांगेगा जब तक उसकी संतुष्टि का स्तर उच्चतम ना हो जाए। जैसे ही वह स्तर उच्चतम होता है, उपभोक्ता उस उत्पाद की संतुष्टि को प्राप्त करके उसकी मांग को घटा देगा। दूसरा नियम है प्रतिस्थापन का प्रभाव। क्योंकि हम जानते हैं कि बाजार में एक ही वस्तु की कई प्रतिस्थापित वस्तुएं हैं, उस वजह से भी मांग का नियम लागू हो जाता है। क्योंकि मांग का नियम हमें यह बताता है कि किस तरह विभिन्न वस्तुओं को इस तरीके से खरीदा जाए कि कम आय में हमें ज्यादा संतुष्टि मिले। इसका तीसरा कारण है आय का प्रभाव। हम जानते हैं कि किसी भी उपभोक्ता की आय ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। मांग का नियम उपभोक्ता को यह बताने में सहायता करता है कि अपनी कम और सीमित आय में वह ज्यादा अधिकतम संतुष्टि किस तरह प्राप्त कर सकता है, और आय के बढ़ने पर भी किस तरह अपनी बढ़ी हुई आय से अपने संतुष्टि के स्तर को उच्च स्तर तक पहुंचा सकता है। इस वजह से ह्रासमान सीमंत उपयोगिता का, वस्तु के प्रतिस्थापित वस्तुओं के मूल्य का और वस्तु की कीमत का, अंततः वस्तु की कीमत का यह नियम लागू होने में सहायता करता है। क्योंकि वस्तु की कीमत में भी बदलाव होता है, तो बदले हुए कीमतों के स्तर पर किस तरह उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेगा, उसको प्राप्त करने में यह नियम सहायता करता है। मित्रों, जहां कुछ अवधारणाएं होती है वहां कुछ अपवाद भी होते हैं। कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां होती है जहां यह मांग का नियम लागू नहीं होता है। हम जानते हैं कि बाजार में हर प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध है। उन उपलब्ध वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो कि हमारे रोज के प्रयोग में आती है, जिन्हें हम फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स कहते हैं, FMCG जिनका शॉर्ट नाम होता है। लेकिन इनमें कई वस्तुएं ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा महंगी होती है, और कई वस्तुएं ऐसी होती है जो बहुत ही घटिया स्तर की होती है, इंफीरियर स्तर की होती है। जो घटिया स्तर की वस्तुएं हैं, जैसे बाजरा है, अगर बाजरे का मूल्य घटता है तब भी उसकी मांग में ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक समय विशेष में ही बाजरे को उपयोग किया जाता है। लेकिन यही किसी हीरे का मूल्य बढ़ जाए तो उसकी मांग में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं किसी हीरे की मूल्य 1,25,000 दे सकता हूँ, वह मूल्य अगर 1,40,000 भी हो जाए, तो जो 1,25,000 दे सकता है उसे 1,40,000 देने में भी कोई परहेज नहीं होगा। तो दो प्रकार की वस्तुएं, एक तो गिफिन गुड्स और एक है प्रीमियम गुड्स। गिफिन गुड्स वो गुड्स हैं जो कि घटिया क्वालिटी के होते हैं, जो मैंने आपको बाजरे का उदाहरण दिया। इसमें और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, बाजरा है, ज्वार है। गाड़ियों में भी हम देख सकते हैं कि जो घटिया स्तर की गाड़ियां हैं या सस्ती गाड़ियां हैं, उनकी कीमत पर पेट्रोल की कीमत बढ़ने या घटने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि जो महंगी गाड़ियां हैं उन्हें भी उपभोक्ता उसी स्तर पर खरीदते हैं, चाहे पेट्रोल की कीमत कुछ भी रहे। इसी तरह जो महंगी वस्तुएं हैं, बहुत महंगी वस्तुएं हैं, उन पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि अगर मुझे कोई महंगी वस्तु खरीदनी है तो इसका मतलब मैं हर ओर से सक्षम हूं और मैं उसकी कीमत के बदलाव होने के बाद भी उसको खरीद सकता हूं। तो इस तरह हमने मांग का नियम, मांग के नियम के लागू होने के दो आयाम और मांग के नियम के अपवाद देखे, जहां मांग का नियम लागू नहीं होता या यह अपवादित हो जाता है। आशा है आज की चर्चा उद्देश्य पूरक रही है। आपको मांग की अवधारणा में मांग के नियम व इससे जुड़ी हुई जो अन्य गणनाएं हैं उसमें इनसे सहायता मिलेगी। मेरी ओर से आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।